Thinking of you, thinking of you. Okay, so what's up everyone? Today in this video we are gonna learn solution. ठीक है, तो हम लोगों का ये चैप्टर मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12th में 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स. उसके अलावा सॉलिड स्टेट एज वेल एज तुम्हारा जो सरफेस केमिस्ट्री है वो बहुत थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में आ जाता है, बट स्टिल उसको भी पढ़ेंगे हम लोग. बट मेजरली ये 3 चैप्टर से फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12th में क्वेश्चन बनते हैं. तो तुम लोग का बोर्ड प्रिपेयर अगर कर रहे हो तो बहुत हद तक तुम लोग का प्रिपेयर हो चुका होगा. ठीक है, इस चैप्टर के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ. तो बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इवन इन बोर्ड्स एज वेल एज नीट. तो नीट में तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे. तो एक बार देख लेते हैं है क्या असली में. तो आगे बढ़ते हैं. थोड़ी सी मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी हो सकती है, सो प्लीज़ थोड़ा सा इसको ये करना. आगे बढ़ते हैं सोल्यूशंस. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ खास पढ़ना नहीं वाले हैं. हम लोग को बस पढ़ना है इसके बारे में क्या क्या सल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होगा उसको बोलते हैं सोल्यूशन. बस हम लोग को यही जानना है, हम लोग को ऑलरेडी पता था बचपन से ही, है ना. उसके अलावा हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे, उसके अलावा हम लोग को पढ़ना है कि ये कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट. तो ये इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना होगा हम लोगों को. जैसे कि मोल्स ऑफ सल्यूट को क्या बोलेंगे, छोटा एन बड़ा एन किसको बोलते हैं, छोटा डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू किसको बोलते हैं, छोटा एम बड़ा एम किसको बोलते हैं. तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा. ये जो कन्वेंशनल साइन है उस पर ही लिखा रहेगा, तुमको पता ही नहीं होगा कि एक्जैक्टली निकालना क्या है. तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो डायल्यूट सोल्यूशन कंसंट्रेटेड पता ही है, सबको पता है ना. उसके आगे बढ़े अगर तो हम लोग को और आगे क्या क्या चीज़ सीखना है, जैसे कि ये नॉर्मैलिटी, मोलारिटी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब हम लोग ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन में पढ़े होंगे क्लास 11th के स्टार्टिंग में. नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर से रिकैप हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल मतलब मेन है इसका फॉर्मूला. ठीक है, तो फॉर्मूला 2 टाइप से लिख सकते हो तुम. नॉर्मली एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम इन लीटर. तो ये कर सकते हैं. एक दूसरा मास, और ये ग्राम इक्विवेलेंट को लिख क्या सकते हैं, अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. एक्जैक्टली किसकी तरह है, ये मोल की तरह है ना. बस डिफरेंस क्या है, इक्विवेलेंट मास का डिफरेंस है. उसमें मोलर वेट आएगा, मोलर मास आएगा, इसमें इक्विवेलेंट मास आएगा. ठीक है, इसकी बात करते हैं, मोलारिटी की बात कर लेते हैं. तो वही सेम चीज़ है, बस इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम. इसको एक और नाम तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, है ना. मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये उसके बाद 1000 से इंटू कर सकते हैं अगर इसमें लीटर ml में दिया रहा तो, है ना. तो वॉल्यूम इन ml, अगर लीटर में दिया रहा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है कि नहीं. तो इस तरीके से तुम कर सकते हो. तो बस हम लोग को दिमाग में ये सब चीज़ें रखनी है. आगे बढ़े तो ये फॉर्मेलिटी की बात किया जाएगा. फॉर्मेलिटी करेंगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे. तो फॉर्मेलिटी में करना क्या है एग्जैक्टली, कुछ नहीं है. सेम टू सेम किसके है, ये मोलारिटी ही है, सेम टू सेम मोलारिटी है, बट किसके लिए है, ये आयनिक सोल्यूशंस के लिए. तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मोलारिटी और मोलारिटी में डिफरेंस क्या है. मोलारिटी और फॉर्मेलिटी में तो क्या बोलोगे तुम लोग, मोलारिटी तुम किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, बट फॉर्मेलिटी स्पेसिफिकली किसके लिए यूज किया जा रहा है, आयनिक के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं मोलारिटी की. तो मोलारिटी हम लोग को पता है कि बस नीचे में क्या डिफरेंस आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, मतलब इसमें वेट से डिवाइड करना होगा. यूजुअली किसे डिवाइड करते हैं अपन लोग, वॉल्यूम से, बट इसमें बस वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है, अगर तुम ग्राम में लिखोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा ऊपर, और अगर तुम केजी में लिखोगे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा. पता है. स्ट्रेंथ की बात करते हैं. स्ट्रेंथ हम लोग को पता है कि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है. मास हमेशा ग्राम में रहेगा, याद रखना, केजी में मत लिख देना, और वॉल्यूम हमेशा लीटर में रहेगा, ये हम लोग को पता होना चाहिए. ठीक है, अगर तुम एक बात बताओ, स्ट्रेंथ को तुम मोलारिटी के टर्म्स में, मोलारिटी लिखा रहेगा तो कैसे लिखोगे, मोलारिटी इंटू मोलर मास. अपने को पता है ऑलरेडी मोलारिटी मोलर मास से रिलेटेड है, नीचे मोलर मास से डिवाइड करते हैं मोलारिटी निकाले वक्त, और नोमैलिटी से इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं, इसलिए इक्विवेलेंट मास से इंटू कर देना पड़ेगा, तो स्ट्रेंथ निकल जाएगा दोनों का. ठीक है, वेरी इजी. आगे बढ़ते हैं. तो कंसंट्रेशन में बात करें तो परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, बहुत आसान है, सेम टू सेम चीज़ करना है. मास ग्राम में, वॉल्यूम क्योंकि मास परसेंट पूछा है इसलिए दोनों में मास होगा, वॉल्यूम परसेंट पूछा है तो दोनों में वॉल्यूम होगा, है ना. और अगर बात करेगा परसेंट बाय स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बोल देगा, मतलब एक ऊपर में मास नीचे में वॉल्यूम, सेम टू सेम चीज़ है. ठीक है, यहाँ पे 100 से इंटू करना बहुत जरूरी है, बिकॉज परसेंट है ना. और पार्ट्स पर मिलियन और परसेंट में डिफरेंस क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, बस इंटू 10⁶ करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁶. सब में सेम टू सेम चीज़, बट 10⁶ करना पड़ेगा. मिलियन मतलब क्या होता है, 10⁶, इसीलिए, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. तो इसमें हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन की. तो हर जगह मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं हम लोग कि XB XA. XB मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. तो ये पता होना चाहिए. बस मोल्स ऑफ, जो ऊपर रहेगा वही चीज़ यहाँ पे लिख देना, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब यहाँ पे सॉल्वेंट ऊपर है, मतलब निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट ऊपर रहेगा, और दोनों इंटू प्लस कर देना.
ठीक है, तुमको समझ में आएगा अल्टीमेटली ये सब बहुत लोग पहले से कर चुके होते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन ऑफ मोलारिटी और नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो बहुत ईजी है। मैं तुमको पहले बता दिया था ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर नहीं देखा है तो केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों मैंने डाल दिया, देखो उसको, ठीक है। m इंटू एन फैक्टर, ठीक है। नॉर्मेलिटी हमेशा ज्यादा होता है मोलारिटी से, याद रखना है अपने को, ठीक है। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो उल्टा था, कप्पा, जब हम लोग कप्पा के साथ थ्रू कर रहे थे, ये वाला जो निकाल रहे थे अपन लोग, तो इसके लिए वो उल्टा था, ठीक है। दिमाग में रख लेना सब चीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है तो अपने को बस ये रिलेशन याद रखना है, किसी भी हाल में नहीं भूलना है, क्योंकि इसी से सब क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर ये के अलावा तुम ये भी याद कर सकते हो, बिकॉज एक्स ए अल्टीमेटली होता क्या है, 1 माइनस एक्स बी। बताया था मैंने एक्स ए प्लस एक्स बी, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ट्रांसपोर्ट नाम बताया था तब बताया था मैंने कि मोल फ्रैक्शन में भी सेम चीज होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो नहीं देखा तो प्लीज देखो, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है H2O2 का स्ट्रेंथ, इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो बस क्वेश्चन रहेगा तुमको कि स्ट्रेंथ है x वॉल्यूम या फिर 20 वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ। सपोज मैं तुमको बोली कि H2O2 20 वॉल्यूम का स्ट्रेंथ है, बॉटल में 20 वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि 1 लीटर H2O2 है ना 20 लीटर O2 बना रहा है, इसका मतलब यही है। और पता है तुमको इसी से क्वेश्चन आ गया था, एक बार नीट में आया था कि 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, तो मतलब समझाया था। बहुत जगह लिखा था 20 लीटर H2O2 1 लीटर बनाता है, इस तरीके से बहुत सारा जंबल करके ऑप्शन दे दिया गया था और इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। अब तुमको बस यहाँ पे रिलेशनशिप्स याद रखने हैं, सबके सारे रिलेशनशिप्स याद रखने हैं तुमको। मोलारिटी अगर तुमको निकालना है एक्स से, एक्स क्या है स्ट्रेंथ, तो तुम कैसे निकालोगे, बस 11/2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब तुमको ऑलरेडी पता है कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्या है, बस एक बार n से इंटू करोगे, n फैक्टर तो आ जाएगा। तो वही चीज कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी को 2 से इंटू करें, 2 क्यों, H2O2 का n फैक्टर क्या होगा, 2 ही ना होगा, इसीलिए 2 से इंटू किया, तो x बाय 5.6 आ गया। वैसे स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर की बात करें तो सेम टू सेम है। अपने को याद रखना है कि नॉर्मेलिटी से अगर निकालना था, सपोज तुम दोनों से निकाल सकते हो, इससे भी इससे भी। अगर तुम इससे निकालोगे तुमको किससे इंटू करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट से। अगर इससे निकालो तो किससे इंटू करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट से। तो तुम इससे निकाल सकते हो तो कर दो। 17 कैसे आया, H2O2 का वेट कितना है भाई, 34 आएगा, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो 17 आएगा ना, ठीक है। तो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब तुमको निकालना है अगर परसेंटेज वाला चीज, तो बस तुमको सेम चीज लिख देना, डिवाइड बाय 10 कर देना, जो ग्राम पर लीटर में आएगा स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 10, बस। अब ये क्यों आया, तुमको पता है कि स्ट्रेंथ जब निकालते हो तो तुम वॉल्यूम लीटर में लेते हो, पर जब तुम परसेंटेज निकालते हो तुम वॉल्यूम ml में लेते हो, है ना। तो तुम डिवाइड करोगे यहाँ पे 1000 से, और ऊपर तो परसेंटेज है इसलिए 100 लिखोगे तो कट जाएगा, तो 10 आएगा, इसलिए 10 आया। समझ में आ गया ना, मैंने एक चीज समझा दिया तुम लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब तुम ये सब क्वेश्चन देखोगे ना तो तुम्हें हलवा लगेगा तुमको क्वेश्चंस, बिकॉज सब आसान क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है इसमें। तुम एक बार करके देखना यार, लिटरली करके देखना, ठीक है। तुम लोग को लग रहा है इतना आसान तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री कभी खत्म नहीं होता है, बट लिटरली मैंने खत्म कराया है और क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो करके देखना क्वेश्चंस। अब बात करते हैं सल्यूबिलिटी की। तो सल्यूबिलिटी बहुत आसान है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना है। क्या याद रखना है, पहले तो सल्यूबिलिटी दो चीज का देखेंगे हम लोग, एक सॉलिड इन लिक्विड और एक गैस इन लिक्विड, ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिड इन लिक्विड या फिर गैस इन लिक्विड दोनों ही का सल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, दो चीज पे, किस पे, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। किस पे, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। तो ये हम लोग को दिमाग में रख लेना है। उसके अलावा और क्या जानना है हम लोग को, अब यहाँ पे देखना है कि प्रेशर पे क्या सॉलिड एंड लिक्विड अच्छे से डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट में डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, जितना भी तुम प्रेशर दोगे उसका ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, उतना खास डिपेंड नहीं करेगा, बट गैसेस वाला ज्यादा डिपेंड करता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब तुमको सल्यूबिलिटी सपोज दिया हुआ है, कुछ भी x दिया हुआ है और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या जरूरी है कि x बढ़ जाएगा, मतलब सल्यूबिलिटी बढ़ जाएगा, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। अगर एक्सोथर्मिक रहा एक्सोथर्मिक तो क्या होगा, घट जाएगा x, बट अगर एंडोथर्मिक रहा तो क्या होगा भाई, एक्स बढ़ जाएगा। तो इसको याद कैसे करेंगे, याद करेगा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस अल्टीमेटली तुमको बस ये याद रखना है कि एक्सोथर्मिक होता क्या है, जिसको हीट देते हैं या फिर हीट जिसे लेते हैं। अरे इससे हीट लेते हैं, इसको हीट की जरूरत नहीं है, तुम जितना टेम्परेचर बढ़ा दोगे उसको जरूरत पड़ेगा ही नहीं इस चीज का, तो वह एक्स को कम कर दे रहा है। एंडोथर्मिक का मतलब वो हीट लेना चाहता है, अगर तुम उसको हीट दोगे टेम्परेचर के फॉर्म में तो ये खुश हो जाएगा और एक्स को बढ़ा देगा। अल्टीमेटली ऐसे याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। और तुम अगर बात करो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की, तो भाई गैसेस का हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्स बढ़ेगा, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चल गया। आगे बात करते हैं हेनरीज लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो अपने को याद रखना है क्या भाई, बस यही है, P मतलब पार्शियल प्रेशर
है, पी क्या है, पार्शियल प्रेशर है किसी भी वेपर फेज का, पी नॉट रहेगा ऊपर में तो वो प्योर प्रेशर है। तो पी मतलब पार्शियल प्रेशर इक्वल टू के एच। व्हाट इज के एच, हेनरीज कांस्टेंट, और एक्स क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तुम इसे क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ईजी। देखो एक बार, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है तुमको ऑलरेडी यहाँ पे, और तुमको बोला है 1 लीटर सोडा वाटर दिया हुआ है, ठीक है, और तुमको प्रेशर दिया हुआ है। तुम क्या करें, पहले क्या निकालोगे, पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो, है ना। क्या फॉर्मूला था अपने का, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। एक्स को निकाल लो पहले, P डिवाइड बाई के एच करके, तो वही तो किया है। अब तुम बोलो 10 की पावर 5 कहाँ से आया, ये एटीएम था ना, ये एटीएम से इंटू करा 10 की पावर 5, बिकॉज बार में रखना है अपने को, है ना, सॉरी पास्कल में लिखना है अपने को, तो ये हो गया। ठीक है, तुम आंसर आओगे तो फिर एक्स को तुम तोड़ दो, एक्स तोड़ेगा तो क्या निकलेगा, n डिवाइड बाई n प्लस n। बड़ा n क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, छोटा n क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब वेट ऑफ, मतलब वेट हो या फिर मोल्स हो, कुछ भी तुम निकाल सकते हो। तुमको अल्टीमेटली मोल्स में ऑप्शन रहेगा तो मोल्स निकालना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तुमको, तुम निकाल लो आराम से फटाफट से। अब तुम बोलोगे n प्लस n को डायरेक्टली n कैसे लिख दिया, बिकॉज अपने को पता है कि सॉल्यूट का जो मोल होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट का मोल, इसीलिए उसने क्या किया है, उसने n को हटा के n लिख दिया है, जिससे हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन आएगा। तुम बोलो 55.5 कहाँ से आया, अरे भाई 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर था। 1 लीटर मतलब क्या होता है, 1000 ml या फिर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 होता है, तो 1000 डिवाइड बाय 18 करोगे, 18 क्यों, मोलिकुलर वेट, तो तब ना मोल निकलेगा। मोल कैसे निकलेगा, वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, तो 55.5 ही तो आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा तुमको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, दिमाग रख लो, पहले इसका कन्वेंशन देख लो पहले। तो भाई कन्वेंशन, अगर प्योर स्टेट में रहेगा तो नॉट लगा रहेगा ऊपर में, पार्शियल रहेगा तो नॉर्मल कुछ नहीं रहेगा। मोल फ्रैक्शन तो पता ही है अपने को, मोल्स पता ही है अपने को, सब कुछ पता ही है अपने को। ठीक है, अपन ने डाल्टन ने एक भयानक चीज निकाली थी। डाल्टन ने क्या बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ पहले देख लो, राउल्ट्स लॉ क्या है। तो राउल्ट्स ने क्या बोला था कि सपोज एक हमारे कंटेनर में ए भी है और बी भी है, ठीक है, दोनों है, ठीक है, कंटेनर में ए है और बी दोनों है, इसका अपना प्रेशर होगा, अपना इसका अपना कुछ प्रेशर होगा, राइट। तो उसने क्या बोला कि जो टोटल प्रेशर होगा वो PA और PB के बराबर होगा। ठीक है, और PA पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि A और B, मतलब A का जो प्रेशर है वो B के प्रेजेंस में है ना, इसीलिए पार्शियल प्रेशर, और B का जो प्रेशर है वो A के प्रेजेंस में है ना, इसीलिए पार्शियल प्रेशर। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, XA इंटू P नॉट A, ये फॉर्मूला है। मतलब मोल फ्रैक्शन से अगर तुम प्योर प्रेशर को इंटू कर दोगे तो पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। वैसे तुम क्या कर सकते हो, XB इंटू P नॉट B, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो और PT निकल जाएगा। और PT क्या है भाई, टोटल प्रेशर। एक और क्वेश्चन आता है, एक और ऐसा फॉर्मूला है कि तुम एक और चीज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर तुमको निकालना है, तुम क्या करोगे, YA इंटू PT कर दो तो पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा A का। ये क्या है भाई, Y क्या है, XA और YA दोनों ही मोल फ्रैक्शन है, बट डिफरेंस क्या है, XA और XB किस में है, एक्वस फेज, पानी के अंदर, बट YA क्या है, गैस फेज में, है ना, गैशियस फेज में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुमसे पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन और गैशियस फेज निकाला, तुमको क्या क्या चीज निकालना होगा, टोटल प्रेशर निकालना होगा, ठीक है, PA निकालना होगा, और फिर तुम निकाल लोगे, है ना। तो तुमको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। देख लो यहाँ पे सेम चीज यहीं पे दिया हुआ है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना, डिस्कस कर लेते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा अल्टीमेटली कैसे करना है। तो देखो, एक मिथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल दिया हुआ है, और एक आइडियल सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, आइडियल मतलब क्या, पूरे तरीके से राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि राउल्ट्स लॉ कैसे डेविएट भी करता है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 32 ग्राम 23 ग्राम दोनों दे दिया। इसका मतलब बता रहा है भाई मोल निकाल दो, साफ साफ चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा है वो। ठीक है, P नॉट मिथेनॉल दे दिया, P नॉट इथेनॉल दे दिया, बहुत आसान। पहले मोल निकालो फटाफट से, तो मोल निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालो, बिकॉज मोल फ्रैक्शन से ही काम है अपने का। अब तुमको P नॉट दे दे, तुम PCH मतलब पार्शियल प्रेशर निकालोगे दोनों का, राइट। तो पार्शियल प्रेशर भी निकालो और को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। अपने को निकालना क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड टोटल प्रेशर, दोनों निकल चुका है, राइट। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, मतलब गैशियस फेज की बात कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू गैशियस फेज इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकल गया, पार्शियल प्रेशर निकल गया, YA निकाल लो फटाफट से। वैसे ही Y भी निकाल लो। अगर तुमको ये इसको नहीं यूज करना, तुम 1 माइनस 0.78 करोगे तो 0.22 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इजी वे है, तुम केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री को तो पक्का मास्टर कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन लोग आइडियल सोल्यूशंस के बारे में। मैं बताया था कि राउल्ट्स लॉ को जो पूरे तरीके से फॉलो करेगा उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, जो राउल्ट्स लॉ को ढंग से फॉलो नहीं करेगा उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो अपन लोग को देखना है, ये डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है भाई क्या है ये, कुछ नहीं है भाई, स्ट्रेट लाइन तुमको ड्रॉ करना है, एक्स ए के लिए है ये, ए एक्स बी के लिए, दोनों से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और जब तुम दोनों को मिलाओगे तो टोटल प्रेशर बिल्कुल पार्शियल प्रेशर के बराबर आएगा। दैट मीन्स क्या, ये राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें डेल्टा वी मिक्स भी जीरो, एच मिक्स भी जीरो, ये सब है क्या भाई, वॉल्यूम है एक। ठीक है, वॉल्यूम का चेंज कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम पार्शियल प्रेशर भी सेम आ रहा है दोनों को ऐड करने पे, है ना, तो वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होगा। तुम ए और बी को अगर मिलाओगे तो दोनों को एक्जैक्टली सेम वॉल्यूम आएगा जो हम लोग ने सोचा था ए और बी को मिलाते वक्त। ठीक है, अब तुम बात करो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स जो है ये क्या है, ये हीट है, ना हीट निकल रही है ना हीट देना पड़ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी जीरो होगा इसलिए। ठीक है, बाकी सब कुछ सब परफेक्ट है, जितना ऑब्जर्व किया था उतना ही कैलकुलेट हो रहा है, जितना कैलकुलेट किया उतना ही ऑब्जर्व हुआ था, सब कुछ सेम है। और डेल्टा जी ये दोनों हमेशा सेम रहेगा हर चीज़ के लिए। ठीक है, डेल्टा एस को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा डेल्टा जी को हमेशा नेगेटिव होना पड़ेगा कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी है, अभी जस्ट उनको याद कराऊंगी पूरा एग्जाम्पल जिससे क्वेश्चन आता है। कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा भाई, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, तुमसे पूछ लेगा भाई बताओ कौन सा नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन है, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन कर रहा है, कौन सा डेविएशन कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा सा क्वेश्चन आएगा और तुमको 5 एग्जाम्पल लिख के दे देगा, 4 एग्जाम्पल दे देगा और तुमको सब कुछ सेम लगेगा। ठीक है, तुमको एक ट्रिक बताऊंगी जिसे तुम कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं हम लोग एंड तक इस वीडियो पे, तो प्लीज स्किप मत करना और ढंग से देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल अभी याद कर लेंगे फटाफट से, तो एग्जाम्पल छोड़ो, फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल याद करेंगे। नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा, इसमें क्या है भाई, इसमें कुछ सेम नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, 2 टाइप का होता है नॉन आइडियल, कौन कौन सा, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, ज्यादा आ जाएगा, प्रेशर ज्यादा आ जा रहा है, देख सकते हो, इसलिए वो ऊपर उठ गया, और नेगेटिव में प्रेशर कम आ जा रहा है इसलिए वो नेगेटिव नीचे उठ गया, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो पी ए है और पी दोनों ज्यादा आ जा रहा है, कैलकुलेट करने पे आ ही नहीं रहा ढंग से, है ना। और डेल्टा एच मिक्स भी ज्यादा है, हीट ऑब्जर्व करना पड़ कर ले रहा है वो। ठीक है, और डेल्टा वी मिक्स भी ज्यादा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है डिसोल्यूशन के बाद, वॉल्यूम जो मैंने डाला था ए प्लस बी का वो ज्यादा हो जा रहा है डिसोल्यूट करने के बाद उसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या है, डेल्टा जी और ये हमेशा सेम रहेगा, याद रखना, बता दिया था मैंने पहले ही। बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं अभी जैसे याद कराऊंगी तुम लोग को, देखते हैं आगे। नेगेटिव के लिए सेम चीज़ है सब कुछ, इसमें कम आ जा रहा है सब कुछ। ठीक है, ए बी इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे ये सब चीज़ें तुमको याद रखना है कि किसमें ए बी इंटरैक्शन ज़्यादा था किसमें कम है। देखो ए इंटरैक्शन क्या है और ए बी इंटरैक्शन क्या है और बी इंटरैक्शन क्या है। देखो ए मतलब भाई बहन में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, और ए बी मतलब क्या कि नया नया दोस्ती है हुआ है, भाई बहन नहीं है, दोस्ती हुआ है नया नया और बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। ठीक है, जब ए और बी में ज़्यादा इंटरैक्शन होगा तो फिर ए बी का इंटरैक्शन कम हो जाएगा, है ना। जब तुम मिलाओगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बिकॉज ए बी और ए किसी एक दूसरे से रिएक्ट कर ही नहीं रहे हैं। बट अगर वॉल्यूम कब घटेगा, जब ए और बी दोनों रिएक्ट कर जा रहे हैं आपस में, बहुत चिपक जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम घट जा रहा है। तो वॉल्यूम किस केस में घट रहा है, नेगेटिव वाले में, और पॉजिटिव वाले में बढ़ जा रहा है। समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं सबका। ठीक है, देखो मेरा एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है भाई, सबसे पहले अपन को याद रखना है कि आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या क्या होगा। अगर तुम देखोगे नॉर्मली चीजें तो तुमको लगेगा कि सेम चीज दिख रहा है तुमको आइडियल में, बेंजीन और टॉल्विन। टॉल्विन क्या दिखता है, ऐसा ही दिखता है ना, तो टॉल्विन में भी बेंजीन है, तो दोनों में सेम कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए आइडियल होगा। CCl4 SiCl4, Cl4 कॉमन है, आइडियल होगा। N हेक्सेन N हेप्टेन, N कॉमन है तो आइडियल होगा। ठीक है, C2H5Br C2H5Cl, C2H5 कॉमन है इसीलिए आइडियल होगा। ठीक है, फिनाइल क्लोराइड फिनाइल ब्रोमाइड, फिनाइल कॉमन है, आइडियल होगा। N ब्यूटाइल क्लोराइड N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल कॉमन है, आइडियल होगा। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, अब तुम बात करोगे अगर पॉजिटिव डेविएशन की, तुमको याद रखना है कि CS2, ठीक है, अल्कोहल और CCl4 वाले जितने भी हैं, जितने भी एग्जाम्पल ऐसे होंगे वो सब पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। एक बार देख लो, इथेनॉल मतलब पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल हर जगह, अल्कोहल, CCl4 हर जगह, CS2 हर जगह। ठीक है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे देख लेना, बेंजीन और एसीटोन का, वो भी देख लेना। एक्सेप्शन तो याद करना, पर मेजोरिटी पूरा कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या ट्रिक है, इसमें है नेगेटिव डेविएशन के लिए मोस्टली एसिड्स, जितने भी एसिड्स होंगे ज्यादातर इस पे आ जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्शन 3 है यहाँ पे, 3 एक्सेप्शन है, बाकी सारे देखो एसिड 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 सब एसिड, ये भी एसिड है ना, एसिड, और ये भी एक एक्सेप्शन है एनिलीन वाला।
तो तुमको 4 एक्सेप्शन के अलावा सब कुछ याद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करना है हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री को, ट्रिक के थ्रू सब कुछ आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की। इसमें है क्या भाई, ये होता है वो कंपाउंड्स, वो सारे सोल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल करेगा जिंदगी भर, ठीक है, और उसको तुम सेपरेट नहीं कर सकते हो। जब भी एज़ोट्रोपिक मिक्सचर होगा वो सेपरेट नहीं होगा नॉर्मल डिस्टिलेशन से, उसको हम लोग करना पड़ेगा एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाएंगे, उल्टा होगा, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाएंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो दिमाग में रख लेना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, देख लो। देखो तुमको याद रखना है कि कौन सा मिनिमम बॉइलिंग बना रहा है, तो इसका मतलब जो भी पॉजिटिव डिविजन वाला एग्जांपल होगा उसको क्लिक कर देना, है ना। और जो बोलेगा मैक्सिमम बॉइलिंग कौन बना रहा है एज़ोट्रोप, जो भी नेगेटिव वाले होंगे, तुमको बता दिया मैंने कैसे याद करना है, तो उसको क्लिक कर देना, ठीक है। तुमको बस अल्टीमेटली यही दिमाग में रखना है। बाकी अब हम लोग को लास्ट चीज पढ़नी है, लास्ट टॉपिक है अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और तुम सारे क्वेश्चन कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अपने को याद रखना है भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या चीज़ है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होता है जो सिर्फ रिलेटिव नंबर, सिर्फ नंबर ऑफ आयंस पे या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। देख सकते हो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन, इन सब पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या होते हैं भाई, एक रिलेटिव लोअरिंग, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन जिससे आते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला है। अपने को हर एक प्रॉपर्टी के सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, यूजुअली मैक्सिमम 2 याद करने हैं, ठीक है। उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस अपने को दिमाग में रखना है कब घट रहा है कब बढ़ रहा है, दैट्स इट। अपने आप नाम चल रहा है रिलेटिव लोअरिंग। जैसे तुम कुछ डालोगे, सपोज एक कंटेनर है, उसमें तुम्हारा कोई सॉल्यूट पड़ा हुआ था, तुमने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल, मतलब जो उड़ने वाला नहीं है, जो मतलब वहीं पे वहीं रहेगा, सेडिमेंट में रह जाएगा, तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए ऊपर से, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका जो वेपर प्रेशर था वो घट गया। क्यों भाई, बिकॉज इसका जो एरिया है, यहाँ पे सपोज कुछ सॉल्यूट आ गया होगा, यहाँ पे कुछ सॉल्यूट आ गया होगा, तो इसका जाने का टेंडेंसी घट गया, इसीलिए वेपर प्रेशर घट गया। समझ में आया, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अपने को याद रखना है, एग्जाम्पल नहीं मतलब फॉर्मूला, यही इंपॉर्टेंट है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। P0A मतलब प्योर ए माइनस सोल्यूशन का प्रेशर डिवाइड बाय P0A, दैट्स इट, इज इक्वल्स टू ये। इससे क्वेश्चन बन जाएंगे सारे, ठीक है। अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है यार, बॉइलिंग पॉइंट होता है तुम्हारा वो टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। अब तुम बोलोगे कि यार ऐसा ये बढ़ क्यों रहा है, फिर अरे बढ़ेगा नहीं क्या, वेपर प्रेशर तो घट जा रहा है। क्या घट जा रहा है, वेपर प्रेशर तो घट जा रहा है, इससे क्या होगा, और टेम्परेचर लगेगा उसको, ठीक है, इक्वल होने में, इसलिए तो ये बढ़ जा रहा है। समझ में आया। तो ऐसा ग्राफ जब रहेगा तुम्हारा सॉल्वेंट और सोल्यूशन का, तुमको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये अपने है, देख सकते हो यहाँ पे सोल्यूशन का जो है बढ़ गया और इसका कम है ना। तुम देख सकते हो कि हाँ ये समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल मतलब इसका लास्ट एक फॉर्मूला है अपना, दिमाग में रखो, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू KB, बस दैट्स इट। अब तुमसे क्वेश्चन जेई मेंस में पूछ लिया था एक बार, KB इक्वल्स टू ये वाला क्वेश्चन, तो एक बार इसको फॉर्मूला को भी देख लेना, सेम चीज़ है, कुछ है नहीं, हल्का सा देखना है बस। यहाँ मैं एक चीज़ और याद कर लेती थी कि यार KB सबसे ज़्यादा किसका है इस केस में। तो KB मतलब क्या होता है, एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट। KB क्या है भाई, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। वो है कि अल्टीमेटली वही है, कांस्टेंट है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए लगाया गया है, दैट्स इट। तो बस इसमें ज़्यादा क्या है भाई, 5 है, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का सबसे ज़्यादा है, बस मैं देख ली थी एक बार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख सकते हो तुम, जब भी टेबल रहे तो कोशिश करो कि ज़्यादा किसका है और कम किसका है, बस वो देख लो, ठीक है। आगे बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। साफ समझ में आ रहा है, डिप्रेस हो जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है, ठीक है। तो डेल्टा, इस बार डेल्टा TF T0F माइनस TF होगा, बिकॉज कम हो जा रहा है। इस केस में भाई माइनस किससे करते हैं, बड़ा से छोटा करते हैं, इसलिए डेल्टा TB जो था, देखो इधर कहाँ गया रही डेल्टा TB, हाँ, तो TB माइनस T0B होगा, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया होगा तुमको। अब सेम फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, सेम फॉर्मूला इसमें भी है, जो तुम एक बार याद करोगे दूसरा याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। सेम चीज़ किसके लिए भी कर सकते हो, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वाला चीज़, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, PV इज इक्वल्स टू NRT, वही चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, B की जगह बस पाई लिख देंगे, पाई V इज इक्वल्स टू NRT, दैट्स इट। अगर तुमको V इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाई, पाई इज इक्वल्स टू CRT। क्यों भाई, बिकॉज N/V क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, तो इसीलिए CRT। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन को क्या याद रखनी है भाई, कभी कभी होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, मतलब जिसका कंसंट्रेशन सेम होगा, तो भाई प्रेशर भी सेम होगा, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कर दिया तो ये आया, और RT कट जाएगा, तो C1 इक्वल टू C2 आ जाएगा। C1 को क्या लिख सकते हैं, N1/V1, C2 को N2/V2, अपने आप आंसर आ गया, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक, ठीक है। और हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और हाइपो किसको,
जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? आरओ, हर जगह देखते हो आरओ, कैंट आरओ, ये सब क्या है भाई? ये है जब एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर लगाओगे तुम तो अल्टीमेटली क्या होगा, जितना साफ पानी है वो और साफ हो जाएगा। ठीक है, इसको किसमें इस्तेमाल करते हैं? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर फॉर गेटिंग फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। इसलिए बहुत सारा चीज़ में आरओ यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो ये सब क्वेश्चन अब तुम देखोगे ना, बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इतना आसान है, करके देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट चीज़ों की तरफ, विच इज वैन हॉफ फैक्टर, मतलब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो ये एबनॉर्मल आया क्यों? हर चीज़ हमेशा नॉर्मल थोड़ी रह सकता है। तुमको पढ़ना है भाई 15-20 घंटे, तुम हर दिन 20 घंटे पढ़ पाओगे क्या? हर दिन तुम आइडियल रह पाओगे क्या? नहीं। तो वही है, कंपाउंड्स भी हमेशा आइडियल नहीं रह सकते। जो तुम इमेजिन करोगे उससे उल्टा ही होगा, बट उससे अच्छा होगा, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे। वैन हॉफ फैक्टर जो आई है वो क्यों निकाला गया था? देखो कभी कभी ऐसा हो रहा है ना कि तुम जो मॉलिक्यूल को डाल रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी वो डिसोसिएट कर जा रहा है ना, और कभी कभी वो एसोसिएट कर जा रहा है, दो मॉलिक्यूल में डायमर बना ले रहा है। ठीक है, इसलिए ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर पे। तो नंबर तो चेंज हो रहा है ना, इसलिए ये भी चेंज हो जा रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग आई निकालते हैं। आई अगर 1 होगा दैट मीन्स कुछ नहीं किया गया। ठीक है, ना डिसोसिएशन हुआ ना एसोसिएशन हुआ। कि कौन कौन ऐसे करेंगे? ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे, वो कुछ नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे ऐसे। बट डिसोसिएशन होगा कभी कभी, और एसोसिएशन भी होगा। डिसोसिएशन कौन कौन करेगा? जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, NaCl, KCl, BCl2, है ना। बट एसोसिएशन कौन करेगा? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, कि एसिटिक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड, ये सब। तो दिमाग में आ गया होगा। अब अपने को फॉर्मूला बहुत लोग रटते हैं, अपने को रटना नहीं है, अपने को बस एक बार दिमाग में रखना कि आया कैसे फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं समझा दे रही हूँ इसको। ठीक है, चलो देखते हैं। सपोज एसोसिएशन हो, सॉरी डिसोसिएशन हुआ। ठीक है, सपोज क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ। तो एक ए जो था वो Na मॉलिक्यूल्स में टूट गया। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था? ये 1 था और ये 0 था। ठीक है, अब हम लोग इक्विलिब्रियम में करते हैं इसको, राइट। अब कुछ पार्टिकल डिसोसिएट हुआ, मैं मानूंगी अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तुमको बता देगा क्वेश्चन में कि 10% डिसोसिएट हुआ या 100% डिसोसिएट हुआ। 100% कौन होता है? कौन होता है 100%? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पूरा डिसोसिएट हो जाते हैं, पूरा टूट जाते हैं, है ना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कब होता है? 0.1% डिसोसिएट होंगे, या फिर 2% या फिर 3% ऐसे। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा और ये N अल्फा। ठीक है, अब तुम टोटल मॉलिक्यूल्स याद रखोगे। देखो हम लोग ये क्यों निकाल रहे हैं? आई होता क्या है? आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइड बाय जो पहले था। ठीक है, जो प्रीवियस था, प्रीवियसली। तो भाई आफ्टर डिसोसिएशन निकालना है आपने को, तो टोटल लिखना पड़ेगा ना कि डिसोसिएशन के बाद कितना मिला हम लोग को। तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा मिला। तो मैंने क्या किया भाई? मैंने 1 प्लस N अल्फा माइनस अल्फा लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं अल्फा को कॉमन ले लूंगी, है ना। तो क्या होगा? 1 प्लस अल्फा को कॉमन लिया तो N माइनस 1 अल्फा आ गया, राइट। तो ये अपना फॉर्मूला आया। अल्फा 1 किसके लिए हो जाएगा भाई? जब 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। जब नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन क्वेश्चन करेंगे ऐसा। देखो अगर तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो NaCl की बात करते हैं। तो NaCl में देख लो, तो भाई NaCl की बात करते हैं तो हम लोग जब देखेंगे कि अल्फा NaCl के लिए 1 होगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। अब तुम 1 प्लस N माइनस 1 लिखोगे तो ये कट जाएगा, तो I इज इक्वल टू N आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। दैट मीन्स तुम जितना बार टूट के जो बनेगा वही उसका I होगा। सपोज NaCl तो 2 बार टूट के बना तो I इक्वल टू 2। अगर बात करो तुम कैल्शियम सल्फेट का, CaSO4 तो 2 ही बनेगा, बिकॉज Ca2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूट रहा है। K2SO4 की बात करते हैं तो कितना बनेगा बताओ तो? 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, है ना। तो 3 बना, 2 आयन इधर 1 आयन इधर, तो 3। तो इस तरीके से अपन को पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चन तुमसे इससे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं एसोसिएशन की तरफ। तो एसोसिएशन भी सेम चीजें हैं, ठीक है। एसोसिएशन भी सेम चीज करेंगे अपन लोग, कोई चाप वाली बात नहीं है। तो एसोसिएशन में क्या हो रहा है? डायमर बन जा रहा है। सपोज कोई ए मॉलिक्यूल था, वो AN बना ले रहा है, दैट मीन्स डायमर बना ले रहा है, दो ए को जोड़ के या फिर 5 ए को जोड़ के, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो 1 था, ये 0 था, है ना। अब ये 1 माइनस अल्फा हो गया और ये अल्फा बाय N हो गया। N अल्फा नहीं हो गया बिकॉज ये डायमर हो जा रहा है, राइट। अब टोटल कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय N, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो अपन लोग को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आता है। तो यही चीज़ अपन को याद रखना है। अब तुम अल्फा फिर से ले लो, 1 प्लस अल्फा बाय N माइनस अल्फा, फिर 1 प्लस 1 बाय N माइनस 1, ये आया। अब बस कर लो, अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अल्फा 1 होगा और नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। सपोज तुमको बोलेगा CH3COOH जो है उसका 0.1 डिसोसिएशन हुआ, ठीक है।
जिसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है, और तुम n निकाल लोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तुमको पता चल जाना चाहिए। हर एक क्वेश्चन तुम इससे कर पाओगे, अगर तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो बोलना मुझे, हर क्वेश्चन तुम कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तुम आई निकाल लोगे, अब आई का काम क्या है, तुमको फिर हर एक फॉर्मूला में आई पुट करना पड़ेगा। जैसे कि इस फॉर्मूला तो पाई वी इज इक्वल्स टू INRT, तुमको ये पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई तुमको लगाना पड़ेगा हर जगह अब, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को आई निकालने का तरीका इसीलिए ही हम लोग आई लगाया है, ठीक है। तो बस समझ में आ गया होगा पूरा। तो ये पूरा तुम्हारा सोल्यूशन खत्म हो चुका है, ढंग से समझ में आ गया होगा तुमको, सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे। मैं तुमको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक तो दे ही दे रही हूँ, तो उसमें मैं सारी चीज़ें भेजती रहती हूँ, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है आज, उससे एक बार पढ़ के देखना यार, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत फन हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। प्रीवियस ईयर करते रहना, मैं खुद कराऊंगी प्रीवियस ईयर, जैसे हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होता है, ठीक है। तो मैं प्रीवियस ईयर की सीरीज शुरू कर दूंगी, जिससे तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।